So we'll start with a very quick recap of both the topics that we have learned in the last session. सबसे पहले बायोट-सावर्ट लॉ, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन आज के दो तीन टॉपिक से है, तो ये पहले रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो इफ यू रिमेम्बर, ऑफ कोर्स यू शुड रिमेम्बर कि बायोट-सावर्ट लॉ हम कहाँ यूज करते हैं। तो बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली is used to give magnetic field मतलब magnetic induction due to a small element of wire। तो हमारे पास एक आर्बिट्री शेप वायर है, और ये जो आर्बिट्री शेप वायर है इट कैरीज अ स्टेडी करंट आई। इसमें से एक स्टेडी करंट आई पास हो रहा है, और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सम पॉइंट पी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ये जो आर्बिट्री शेप वायर है इसको हमने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लिया, उसमें से एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे डीएल। ये जो स्टेडी करंट है जब डीएल में से पास होगा तो ये डीएल लेंथ एलिमेंट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो हमको चाहिए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल। तो ये लेंथ एलिमेंट के सेंटर से लेके तो पी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया हमने, और इस स्ट्रेट लाइन में डीएल एलिमेंट के साथ एंगल बनाया वो है थीटा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और लॉजिकल भी है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। दिस डीबी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट। एलिमेंट का जो लेंथ है डीएल उसको भी प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा फील्ड होगा, राइट। एंड दिस डीबी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जब तुम इन चारों को कंबाइन कर देते हो यू गेट आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और if you remove this sign of proportionality you write down some constant of proportionality, let us say k। तो जो k है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट फ्यूज एंड सराउंडिंग मीडियम। इस वायर के सराउंडिंग में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर सराउंडिंग में एयर है एज अ मीडियम, और अगर तुम ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो, तो ये जो के वैल्यू है इसका आता है वैल्यू म्यू जीरो बाय फोर पाई। तो म्यू जीरो बाय फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर। इसी को तुमको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि साइन थीटा दिख गया, डीएल दिख गया, एक वेक्टर है डीएल और साइन थीटा है। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखना हो या डॉट प्रोडक्ट लिखना हो, तो इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट यू नीड टू वेक्टर्स, है ना, ए बार डॉट बी बार, ए बार क्रॉस बी बार। तो तुमको यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है तो दो वेक्टर चाहिए। इधर तो एक ही है, करंट को मैं वेक्टर बना नहीं सकता, बाद में बनाएंगे, अभी फिलहाल रहने दो। तो आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने, क्यों, क्योंकि आर को वेक्टर बनाना ज्यादा इजी है। इसको सिर्फ मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया ना, ये बन गया आर बार विच इज कॉल्ड एज पोजिशन वेक्टर ऑल्सो। तो व्हाट यू हैव इज dB इक्वल टू म्यू जीरो बाय फोर पाई आई। अच्छा मैं अभी dB वेक्टर लिखने वाला हूँ, क्योंकि आर डी एल साइन थीटा इज आर बार क्रॉस डीएल बार, बराबर कि डीएल बार क्रॉस आर बार, डीएल बार क्रॉस आर बार। देखो नोट देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आर बार क्रॉस डीएल बार के डीएल बार क्रॉस आर बार, डीएल बार क्रॉस आर बार। तो उल्टा लिखोगे तो गए अपॉन आर क्यूब। गुड, क्लियर है अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट बायोट-सावर्ट लॉ। फिर हमने बायोट-सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन देखा था लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका हमको पी पॉइंट पे, और जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इस पी पॉइंट का वायर से, तो शॉर्टेस्ट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम इस पी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। तो व्हेन वी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये एंगल कितना बना, 90। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, आर। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस स्टेडी करंट आई फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। हम डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ हमको डायरेक्टली पूरे वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन बताता नहीं है, वो बताता है स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स का। तो हमने क्या किया, हमको बायोट सेवर्ट लॉ यूज करना था, तो हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि ये जो वायर है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ डी एल। तो हर एक का लेंथ जो है ना वो डी एल है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, हर जगह पे ऐसे एलिमेंट्स थे, ये ओरिजिन मान लिया। तो ऐसे एलिमेंट्स हर जगह पे थे, क्योंकि वायर को तुम इमेजिन कर रहे हो ना, टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऐसे एलिमेंट्स हर जगह पे थे। तो हमने रैंडमली एक एलिमेंट ले लिया, रैंडमली सम एलिमेंट, और उस एलिमेंट के सेंटर से ओरिजिन तक का डिस्टेंस को बोल दिया स्मॉल। और तुमको फाइंड करना था मैग्नेटिक इंडक्शन पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट से उस एलिमेंट तक का सेंटर क्या कर लिया हमने, ज्वाइन। और ये जो डिस्टेंस आया इसको बोल दिया स्मॉल आर, स्मॉल आर। देन बायोट सेवर्ट लॉ का तुमको याद है, बायोट सेवर्ट लॉ में थीटा इज द एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट। तो सेंटर से लेके उस पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन किया तुमने, वो जो एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या है, 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। गुड। तो विल स्टार्ट विथ व्हाट वी नो। हमको पता है कि बायोट सेवर्ट लॉ से हमको इस एलिमेंट का मैग्नेटिक इंडक्शन पी पॉइंट पे मिल जाएगा। So what you know is that you can first find out what is the induction due to this small element at point P, which is simply given by dB equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Good. पक्का पक्का, राइट। फिर हमको फाइंड करना है इंडक्शन ड्यू टू करंट थ्रू होल वायर। हमारा टास्क सिर्फ एक एलिमेंट के लिए नहीं था, हमारा टास्क था टू फाइंड आउट इंडक्शन ड्यू टू कंप्लीट वायर। तो जो कंप्लीट वायर है, हमने तो हाफ ही वायर दिखाया, तो सेमी इन्फिनाइट लेंथ बोलते हैं। ये जा रहा है जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन रियलिटी में वायर जो है वो सेमी इन्फिनाइट नहीं है, वो इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट मतलब इन्फिनिटी से जीरो, इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, है ना। बराबर ही बोला मैंने, इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से प्लस इन्फिनिटी, एक ही बात है। गुड, क्लियर, पक्का। जैसे एलिमेंट तूने अपर पार्ट में लिए, वैसे एलिमेंट्स लोअर पार्ट में भी होंगे। तो करंट जब पास होगा तो वो लोअर पार्ट से भी पास होगा और अपर पार्ट से भी पास होगा। तो वायर के लोअर और अपर पार्ट दोनों में से करंट पास होने वाला था, तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन हमने लिखा था मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अपर पार्ट प्लस मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लोअर पार्ट। और ये जो अपर पार्ट से आप इंडक्शन निकालने वाले हो, तो कैसे निकालने वाले हो, इंटीग्रेट करके। क्योंकि तुमने अब तक सिर्फ एक एलिमेंट का इंडक्शन फाइंड किया है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। कहां से स्टार्ट हुए थे, जीरो से, कहां तक गए थे, इंफिनिटी तक। तो जीरो टू इंफिनिटी आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और म्यू जीरो बाय फोर पाई भी है वहां पे, ठीक है, म्यू जीरो बाय फोर पाई भी है। गुड, राइट। देन सिमिलरली फॉर लोअर पार्ट, लोअर पार्ट में भी ऐसे एलिमेंट्स है, और सारे के सारे एलिमेंट से करंट पास हो रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट पी पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फील्ड। तो कहां से स्टार्ट हुए, माइनस से जी, ये और ऊपर ये दोनों आएंगे सिंक। अभी ऐसा क्यों, ऐसा इसके लिए
क्योंकि ये सिचुएशन क्या है, सिमेट्रिक है। ऊपर तुमने लिखा था 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस इंफिनिटी से 0। थोड़ा सा मैं जानबूझ के यहाँ डिटेल में लिख रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि अपर और लोअर पार्ट का फील्ड सेम आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तुम इंटीग्रेशन करोगे ना, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, and if you're integrating the same function from 0 to infinity, तो ये इक्वली होता है, मैथमेटिकली वो इक्वल होते हैं। इसके लिए मैथमेटिकली ये दोनों इंटीग्रल क्या है, सेम है, एक माइनस इंफिनिटी से 0, एक 0 से प्लस इंफिनिटी। इसके लिए लोअर पार्ट और अपर पार्ट का फील्ड क्या है, सेम है, राइट। तो इसके लिए मैंने ये लास्ट टाइम लिखा ही नहीं था, आई जस्ट सेड इतना लिखा था हमने, फिर हमने बोल दिया था बट magnetic induction due to upper part and due to lower part at point P is same. Therefore, total magnetic induction is 2 times of magnetic induction due to upper part. फिर अपर पार्ट के लिए हमने क्या लिखा था, याद है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी डीवी। फिर उसके बाद तुमने क्या लिखा था, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी डीवी जो 0 बाय 4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहां से तुम म्यू 0 बाय 4 पाई को निकाल लो, कॉमन कांस्टेंट है, आई को निकाल लो, कांस्टेंट है। उसके अलावा dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर शुड रिमेन इनसाइड। dl को बिल्कुल बाहर मत निकालना, क्योंकि तुम इंटीग्रेट करने ही dl पे वाले हो, क्योंकि तुम बायोट सावर्ट लॉ के हिसाब से फाइंड कर रहे हो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ओनली वन एलिमेंट। उसके बाद क्या कर रहे हो, सम, किस पे सम हो रहा है, एलिमेंट्स पे सम हो रहा है। सम मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो वेरिएबल इंटीग्रेशन कौन है, डीएल है, उसी को बाहर निकाले तो बचा क्या फिर, तो डीएल को अंदर रखना पड़ेगा। साइन थीटा डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा फाइंड कर लो, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। लेकिन ये साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये साइन थीटा, और ये यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so you should get b equal to 2 mu 0 by 4 pi I. Okay, integration 0 to infinity dl. What is sin theta, capital R by small r, और नीचे ऑलरेडी r स्क्वायर है, तो क्या बन गया, r क्यूब। तो b इक्वल टू 2 mu 0 by 4 pi I, r कांस्टेंट है, मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, मिनिमम मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बार 0 to infinity। लेकिन what is r from this diagram, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और अगर मैं r क्यूब लिखता हूं रेज़ टू 3/2, तो यू विल हैव dl अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2। तो मैं तुमको बताया था कि जो इंटीग्रेशन है, अगर नहीं याद हो तो डायरेक्टली 1/r² लिख देना, अगर याद नहीं है तो डायरेक्टली 1/r², और अगर याद है तो लॉजिकली dl अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2। याद है क्या, याद है, l बाय आर स्क्वायर 1 अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू, ऐसा आता है वो, ऐसा आता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो लेंथ एलिमेंट है ना, जो तुमने लिया वो बहुत दूर होता है, मतलब एल की वैल्यू आर के कंपेरिजन में बहुत बड़ी होती है। तो नॉर्मली एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल स्क्वायर, और वो सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां पे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी dl अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इक्वल टू l बाय r स्क्वायर और 1/l स्क्वायर रेज़ टू, l और l कैंसल, तो 1/r स्क्वायर। Therefore,
मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 2 म्यू 0 बाय 4 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर। बराबर, बराबर है ना? यस, आर और आर हो गया कैंसर। तो 2 भी कैंसिल करना तो करो, यू विल गेट म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन due to a long straight wire at a perpendicular distance capital R, mu 0 by 2 pi r। और अगर सेमी इंफिनिट हो तो इसका आधा, मतलब म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब ये इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए। तो इफ यू सी व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो फोर्स बिटवीन टू, force between two long parallel wires। देखो भी होता क्या है, अच्छे से समझ लेना, ये वेरी सिंपल टॉपिक अगेन। अगर हमारे पास दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, तो व्हेन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स और कंडक्टर्स आर kept near each other, each of the conductor will produce magnetic field in its surrounding। क्योंकि दोनों में क्या है, करंट है। और आपने अब भी देखा कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और कितना करता है, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। तो व्हेन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, each of the conductor produces magnetic field, and each of the conductor is 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 in the magnetic field of the other। अरे इमेजिन करो ना, इमेजिन करोगे तो समझेगा, नहीं तो कहाँ समझ में आएगा। सपोज मेरे पास ये एक लॉन्ग वायर है, और सपोज मेरे पास ये दूसरा लॉन्ग वायर है। सपोज ये पहले वायर में करंट आई है, I1। सपोज दूसरे वायर में करंट I2 है। और इमेजिन इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस है, वो ए है। ए क्या है, वो ए। तो पहला वायर में जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरे वायर में जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। पहले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कौन है, सेकेंड वायर। तो सेकेंड वायर क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली सेकेंड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कौन है, फर्स्ट वायर। तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो वही हमको फाइंड करना है, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो रिमेंबर बेसिक आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स, कंडक्टर्स ऑफ कोर्स कंडक्टर्स कैरिंग करंट, वायर मतलब कंडक्टर कैरिंग करंट आर placed near each other, then each conductor क्या करता है, each conductor produces magnetic field, and each conductor is in the magnetic field due to other, is in the magnetic field due to other, and hence experiences मैग्नेटिक फोर्स या मैकेनिकल फोर्स, एक ही बात है, राइट। तो hence it experiences some force। मैग्नेटिक फोर्स बोलोगे तो भी ठीक ही, एक ही बात है। मैकेनिकल मतलब जो मोशन प्रोड्यूस कर सकता है उसको मैकेनिकल तो होगा ही ना। अगर दोनों में मैंने लाइक करंट पास कर दिया, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट पास कर दिया, तो वायर क्या करते हैं, अट्रैक्ट, मतलब बेसिकली वायर टू स्टार्ट मूविंग। इसके लिए मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं।
और फोर्स विच कैन प्रोड्यूस मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स है वहां पे, सिंपल, गुड, राइट। और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो अभी इसमें दो केसेस बनते हैं, एक हम एक ही डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा सब कुछ सेम, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट। तो दो केसेस कौन से, एक होता है लाइक करंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक करंट्स? करंट्स इन सेम डायरेक्शन, करंट्स इन सेम डायरेक्शन। और दूसरा केस है अनलाइक करंट्स, मतलब करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। जब दो वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दे रिपेल ईच अदर। हम सिर्फ एक केस डिस्कस करेंगे क्योंकि दूसरा केस भी वैसा ही आता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, बाकी सब वैसा ही रहता है। गुड, तो सेकंड केस वी विल नॉट डिस्कस, विल स्टार्ट विथ फर्स्ट। अब यहाँ पे देर आर टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। नंबर वन इज, इफ यू रिमेंबर, राइट एंड थंब रूल। राइट एंड थंब रूल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो आपको पता नहीं है, अब बताऊंगा क्योंकि अभी तक वो हुआ नहीं है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट हैंड थंब रूल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बराबर। तो सबसे पहले वी हैव टू टू long straight wires which are carrying current in same direction. Let I1 and I2 be the current. Let A be the distance between them. तो मैं पूरा पहले तो लिखने नहीं वाला यहाँ पे, you just need to know basic चीजें. Imagine two long straight wires separated by a distance A carrying current I1 and I2 in same direction. तो हमारे पास जो दो वायर है और ये दोनों वायर कैसे है? इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसे पेपर पे ड्रॉ करोगे तो प्लेन ऑफ पेपर, बोर्ड पे ड्रॉ करोगे तो प्लेन ऑफ बोर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ऐसा? प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस की वजह से। क्योंकि प्लेन ऑफ बोर्ड जब बोलते हो या प्लेन ऑफ पेपर जब बोलते हो आप, मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज हाउ द वायर्स आर। तुम अगर नहीं बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो टू पैरेलल वायर्स है, बस बोल दिया कि कंसीडर टू पैरेलल वायर्स, यू आर नॉट टेलिंग द ओरिएंटेशन। तो वायर ऐसा भी तो हो सकता है ना, बोर्ड के अंदर भी जा सकता है वो, पेपर के अंदर। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से तुमको छोटे से छोटे चीज को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। हाउ आर दीज टू वायर्स अरेंज्ड? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यस, बट दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड। अदरवाइज आई कुड हैव अ वायर, राइट, बोथ वायर्स आर पैरेलल बट दे आर गोइंग इनसाइड, so that is wires which are perpendicular to the plane of paper. तो हमारे पास जो दो वायर्स है, दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर। गुड। अब सिर्फ मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ, बाकी तो तुमको नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ। I1 इज करंट इन वायर 1, I2 इज करंट इन वायर 2, A is distance between the wires. Length of first wire is L1, second wire is L2, and both are same. So length of wire, दोनों को सेम लेंथ का ले लिया हमने। क्लियर यहां तक? पक्का? श्योर? देन इफ यू सी, ये जो वायर 1 है, वायर 1 which is carrying current I1, so wire 1 which is carrying current I1 will produce magnetic field at the location of second, और उसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ? आउटवर्ड्स, राइट हैंड थंब रूल, इनवर्ट्स, पक्का इनवर्ट्स, क्योंकि इधर तुमने गलती की तो गए। तो ये देखो, ये देखो, ये वायर 1 है जिसमें करंट I1 है, राइट हैंड थंब आउटस्ट्रेच, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट,
और सेकंड वायर के लोकेशन पे फिंगर्स आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो वायर 1 प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ सेकंड व्हिच इज गोइंग इनसाइड। ओके, तो यहाँ पे ये जो फील्ड है इनसाइड मतलब क्रॉस डिनोट करते हैं, याद है कि डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। हाँ, तो ये क्रॉस है, क्रॉस मतलब गोइंग इनसाइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? फर्स्ट का है। कहाँ पे है? सेकंड के लोकेशन पे है। गुड। तो वायर 1 प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड at the location of second wire, at the location of second wire, which is directed inwards, अंदर की तरफ। करेक्ट, राइट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, मैं बताता हूँ इन शॉर्ट। लेकिन सेकेंड वायर में क्या था? करंट था। तो सेकेंड वायर इज अ करंट कैरिंग वायर विच इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट। सेकेंड वायर क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। सो सिंस wire 2 is a current carrying wire located in the field of first wire, located in the magnetic field of first wire, located in the magnetic field of first wire, field of first wire, it will experience magnetic force. It will experience magnetic force. Do you remember हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी? बिल साइन थीटा। मैंने आपको बताया था, याद रखो। जिनको याद नहीं वापस से कोई बात नहीं। फोर्स इक्वल टू आई एल बार क्रॉस बी बार। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो बी होता है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड होता है। ये जो करंट होता है, जिस वायर पे फोर्स लग रहा है उसका करंट होता है। ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ वायर का है जिसका फोर्स लग रहा है। तो इसको तुम जब लिखते हो, इसका जब तुम मैग्नीट्यूड लिखते हो तो क्या लिखते हो? आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि एल बार क्रॉस बी बार क्या है? एल बी साइन थीटा। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग, बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। तो फिजिक्स को याद रखने के लिए देयर आर ट्रिक्स। मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आई जस्ट रिमेंबर बिल। बिल तो सब भरते हैं, उसको भी बिल लगा दो, बिल साइन थीटा। बट रिमेंबर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट ओनली दिस फॉर्मूला दैट इज इंपॉर्टेंट, और एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स के फॉर्मूला में सिर्फ ये जो बी है ये एक्सटर्नल है। अब ये याद रखना जरूरी क्यों है? लुक व्हाट यू हैव सेड सो फार, तुमने क्या बोला अभी? तुमने बोला कि देखो ये जो वायर 1 था, इसमें करंट है I1, इसने फील्ड प्रोड्यूस किया कहाँ पे? एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड। तो पहले वायर का फील्ड सेकेंड के लोकेशन पे है। अब वो कितना है वो भी लिख लेते हैं। तो वायर 1 प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड व्हिच इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। इनवर्ड्स क्यों आया? बिकॉज ऑफ राइट हैंड थंब रूल एंड इज गिवन बाय, तो इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर? अभी पिछला टॉपिक था वो, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? म्यू जीरो आई 1 अपॉन 2 पाई ए, क्योंकि डिस्टेंस आर की जगह पे तुम क्या डिनोट कर रहे हो? ए से। तो म्यू जीरो आई 1 अपॉन 2 पाई ए। क्लियर? गुड, पक्का? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट वायर का, इसके अंदर कौन है? सेकेंड वायर। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? और वेल, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है तो नोटेशन याद होंगे, F21 F12। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 2। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फील्ड ऑफ फर्स्ट। व्हाट इज फोर्स? बिल साइन थीटा। हाँ, वेट 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 वेट, भाई नहीं,
फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? तो I और L किसका है? सेकेंड का। फील्ड कौन होता है? एक्सटर्नल। फील्ड किसका है? फर्स्ट। तो B1 I2 L2 साइन थीटा। क्लियर? अभी आपके पास V1 है, अभी तो लिखा तुमने V1 लिखा क्या? तो ये क्या आ गया? म्यू जीरो I1 अपॉन 4 पाई। 4 पाई है कि 2 पाई है? 2 पाई है। वेरी गुड। I2 L2 साइन ऑफ 90। क्यों 90? करंट और मैग्नेटिक फील्ड इज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना है? 90। 90 sin 90 is 1। F21 equal to mu 0 I1 I2 L2 I1 I2 L2। लेकिन L1 और L2 सेम है, तुमने पहले ही मेंशन किया गया। यस। तो I1 I2 L अपॉन 2 पाई ए। ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू। वैसे अगर आप साइन 90 नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, दिख तो रहा है परपेंडिकुलर है, लेकिन डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या? ये तो तुमने मैग्नीट्यूड लिखा ना। डिड यू राइट हियर डायरेक्शन ऑफ फोर्स? नो, यू आर राइटिंग ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब तुमको चाहिए होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वैसे फोर्स लग किस पे रहा है? सेकेंड वायर। तो सेकेंड वायर पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या तुम यूज करते हो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ 3 रूल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1 इज राइट हैंड थंब रूल। तो जस्ट टू चेक कितना याद है आपको, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है हमको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So you imagine that the wire is to be held in your right hand with thumb outstretched and fingers curled. अगर thumb ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो fingers मैग्नेटिक फील्ड। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि आप आगे सीखोगे, आज टाइम रहा तो आज, नहीं तो बाद में। अगर सर्कुलर लूप हो तो करंट इज गिवन बाय कर्ल्ड फिंगर्स, देन थंब गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा रूल था राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से अगर थंब इज वन वेक्टर, लेट अस से ए बार, इंडेक्स फिंगर ये सेकंड वेक्टर है बी बार, तो अगर ए बार क्रॉस बी बार कर रहे हो, ए बार क्रॉस बी बार करना मतलब ए को बी के तरफ रोटेट करना, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय मिडल फिंगर। और अगर बी बार क्रॉस ए बार कर रहे हो तो मिडल फिंगर को अपोजिट, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब तुम क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो स्क्रू बाहर आएगा। ये सिस्टम हमारे यहाँ पे और 90% कंट्रीज में होता है। आई टोल्ड यू वो एग्जांपल ऑफ रशिया, उल्टा होता है, वहां क्लॉकवाइज करोगे तो स्क्रू बाहर आएगा, क्योंकि उसमें जो आटे होते हैं ना, यू नो, स्पेसिंग, या फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, वो उल्टे होते हैं। तो व्हेन यू रोटेट क्लॉकवाइज the screw comes out, when you rotate anti-clockwise it goes inside. Okay. अब तीसरा रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थंब रूल का काम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना था, स्क्रू रूल का काम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताना था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का काम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना होता है। स्क्रू रूल में you use right hand, you put your 3 fingers at 90 degree to each other. Fleming's rule में you take your left hand and keep these 3 fingers perpendicular to each other. Correct? If thumb, if thumb is the direction of magnetic field, index finger is the direction of current, then middle finger is force, direction of force. लगा के देख लो। अब थंब कहाँ पॉइंट करना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर। इंडेक्स फिंगर कहाँ पॉइंट करना चाहिए? करंट। तो फोर्स तुमको दिख रहा है कहाँ आ रहा है? अपवर्ड, मतलब I1 की फर्स्ट वायर की तरफ। तो इन दिस केस द फोर्स इज टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर। ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि तुमने बोला अट्रैक्ट करता है, लाइक करंट, मतलब करंट जब सेम डायरेक्शन में हो तो 2 वायर अट्रैक्ट, तो प्रूव भी करना पड़ेगा। अभी तो तुमने ये देखा, दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फील्ड ऑफ फर्स्ट। अभी उल्टा, सिमिलरली
Similarly, wire 2 also produces field at the location of first. At the location of first. अब पहले डायरेक्शन देख लेते हैं. डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन कौन से रूल से जाएगा? राइट हैंड थंब रूल. ये वायर है, करंट ऊपर है, बराबर. हम आउटसाइड कर फिंगर को क्या करूंगा? कर्ल. तो देख रहे हैं तुमको फर्स्ट वायर के लोकेशन पे सेकंड का फील्ड कैसा आ रहा है? आउटवर्ड, मतलब डॉट की क्रॉस डॉट. तो यहाँ पे हम लोग डॉट कन्वेंशन यूज करने वाले हैं. तो ये यहाँ पे आ जाएगा आउटवर्ड्स. गुड गुड. तो सिमिलरली वायर 2 also produces field at the location of 1 which is coming outwards and is given by B2 equal to what was magnetic field due to long straight wire? क्या था? μ0 I upon 2 pi r. r की जगह पे a. μ0 I upon 2 pi a I2. क्योंकि फील्ड कौन जनरेट कर रहा है? सेकंड. अब ये जो सेकंड वायर का फील्ड है इसमें कौन है? फर्स्ट. तो सेम स्टोरी विल रिपीट. सिंस वायर 1 इज अ करंट कैरिंग वायर, और कैरिंग लिखना भूल गया मैं, होता है. तो करंट कैरिंग वायर लोकेटेड इन द फील्ड ऑफ सेकेंड. ये पहले तुम फोर्स ऑन 2 निकाल रहे थे, अब क्या कर रहे हो? फोर्स ऑन 1. तो सिंस वायर 1 इज अ करंट कैरिंग वायर लोकेटेड इन, कहां पे लोकेटेड है? इन द फील्ड ऑफ सेकेंड. Hence it experiences force, magnetic force. It experiences magnetic force which is given by, what is force? Bill sin theta. So force is Bill sin theta. फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? फर्स्ट, ड्यू टू फील्ड ऑफ सेकेंड. 1 और 2. फील्ड सेकेंड का है, फोर्स पहले. तो दिस इज μ0 I2 अपॉन 2 पाई a I1. L1 और L2 सेम था. L साइन ऑफ 270 होगा एक्चुअली, क्योंकि पहले केस में तुमने 90 लिया. पहले करंट जा रहा था ऊपर, फील्ड जा रहा था अंदर, तुमने बोला 90 डिग्री. अब करंट जा रहा है ऊपर, फील्ड आ रहा है बाहर, तो कितना होगा? 270. और 270 -1. हाँ, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. तुम -1 लिखोगे भी तो मॉड लोगे बाद में, और वैसे भी हमको डायरेक्शन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बता देगा. तो यहाँ पे ना दोनों केसेस में साइन थीटा की वैल्यू 1 लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड. डू नॉट फॉरगेट, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड. So just write it down, since sin theta is of course 1. You can say it is -1, but then mod value is 1. तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं चाहिए. ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये स्केलर फॉर्म. और वैसे डायरेक्शन हमको पता लग ही जाएगा. बताओ. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इंडेक्स फिंगर करंट, थंब मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर फोर्स. मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, thumb outwards, finger upwards, middle finger is towards second wire. तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्स. किसका फोर्स? फर्स्ट वायर पे, ड्यू टू फील्ड ऑफ सेकेंड. डू यू सी दीज टू फोर्सेस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर? तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. हो गया, राइट. तो व्हाट यू कैन सी इज, देयरफॉर अगर आप नोटिस कर रहे हो, magnitude of force on first due to second
and magnitude of force on second due to first both are same. both are same. कितना आया दोनों, क्या वैल्यू आई, म्यू जीरो I1 I2 L बाय 2 पाई। लेकिन ये याद रखना, ये कब होता है, ये तब होता है जब दोनों का लेंथ सेम हो। और आगे आप देखोगे स्पेसिफिकली नीट और जेडबल न्यूमेरिकल्स कभी कभी दो वायर देते हैं, पैरेलल भी देते हैं, दोनों में करंट भी देते हैं, लेकिन एक वायर छोटा दिखाते हैं, एक बड़ा दिखाते हैं। हाँ, तो वहां पे केयरफुल रहना, क्योंकि बड़ा वायर वो ज्यादा फील्ड जनरेट करेगा, ज्यादा ज्यादा स्पेस में करेगा, और छोटा वायर जो है, छोटा वायर जो है वो उस फील्ड के अंदर है। बता देता हूँ, ड्रॉ करके बता देता हूँ, बेटर दैट यू इमेजिन बाय ड्रॉइंग सच थिंग्स। ऐसा है, ये जो वायर नंबर 2 है ना, ये पूरे ही रीजन में फील्ड जनरेट कर रहा है। मतलब सेकंड वायर के फील्ड में ये वायर पूरा ही अंदर है, फर्स्ट वायर। लेकिन फर्स्ट वायर फील्ड सिर्फ इतने रीजन में जनरेट करेगा। तो सेकंड वायर का एक पीस है जो फर्स्ट वायर के फील्ड, तो फोर्स तुम पीस पे कैलकुलेट करोगे कि पूरे वायर पे करोगे, पीस पे। तो उस केस में व्हाट यू विल सी इंटरेस्टिंगली इज, इतना पीस अट्रैक्ट होता है बस। तो ऐसा दिखेगा तुमको, क्योंकि उस केस में अट्रैक्टिव फोर्स तो आएगा, पहला वायर पूरा अट्रैक्ट हो जाएगा, सेकेंड वायर का सिर्फ एक पीस अट्रैक्ट, ऐसा बनता है। बाकी स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहता है। गुड, हो गया। अब हमने तो ये फाइंड कर लिया फोर्स ऑन टोटल वायर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर। तो फिर तुम क्या करो, फोर्स ऑन 1 मीटर निकाल लो, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लो। हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स पर यूनिट लेंथ, डिवाइड बाय लेंथ। तो ये जो लेंथ है इसको जब उठा के यहाँ रख दो नीचे, तो देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एफ, दैट इज एफ अपॉन एल। तो कुछ नहीं, एल को शिफ्ट कर दिया तो क्या आ गया, म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। क्लियर यहाँ तक, याद रहेगा, सिंपल टॉपिक था। दो वायर है, दोनों एक दूसरे के पास में रखे हैं, दोनों में करंट है। पहले वायर में जो करंट है वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और उसमें सेकंड वायर आ गया, और सेकंड वायर के पास करंट था, तो इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द फील्ड ऑफ फोर्स। तो सेकंड वायर विल एक्सपीरियंस फोर्स व्हिच इज गिवन बाय F21, फोर्स ऑन 2, तो फील्ड फर्स्ट का, करंट सेकंड का, लेंथ सेकंड का, और साइन ऑफ थीटा तो वैसे भी 1 आएगा। और ये होता है म्यू जीरो I1 अपॉन 2 पाई a, वेयर a इज द डिस्टेंस बिटवीन वायर 1 एंड वायर 2। I2 L2 की वैल्यू थी 10। सेकेंड वायर के पास करंट है, तो सेकेंड वायर भी फील्ड जनरेट कर रहा है, और उसमें पहला वायर आ गया, पहले वायर ने फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फील्ड सेकेंड का, करंट फर्स्ट का, लेंथ फर्स्ट का, तो म्यू जीरो I2 अपॉन 2 पाई a I1 और L। तो ये दोनों इक्वेशन से तुमको समझ में आ गया होगा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और 2 ड्यू टू 1 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दैट इज इक्वल टू, लेट अस से F। तो F इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई a इंटू 10। हमको अगर यूनिट लेंथ पे, वायर के 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स है ये निकालना है, तो हमने सिर्फ लेंथ से डिवाइड कर लिया दोनों साइड को, हो गया। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। गुड, क्लियर, डन। अब सॉरी, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक का फ्लो जैसा था मुझे जाना पड़ रहा है वैसा। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है ना, ये बीच में आना ही नहीं चाहिए था। हमने कल, मतलब लास्ट लेक्चर में, सबसे पहले क्या देखा, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। उसके बाद हमने उसका पहला एप्लीकेशन देखा, क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। उसके बाद बायोट सेवर्ट का सेकंड एप्लीकेशन आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो अब हम आ जाएंगे बायोट सेवर्ट लॉ के ही एप्लीकेशन पे, जिसको सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में एंड हेंस नोट्स में अलग टॉपिक बना के दे दिया। देखो तो क्या है अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस्ड बाय 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 अ करंट in circular arc by a current in circular arc of wire, of course. तो ये बायोट सेवर्ट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है, जिसमें हमारे पास एक आर्क ऑफ वायर है, उसमें से स्टेडी करंट पास हो रहा है और उसका हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले पूरा पूरा अच्छे से टॉपिक समझ लो। हमारे पास एक आर्क ऑफ वायर है, आर्क, दिस इज आर्क ऑफ वायर। इसको कुछ नाम भी दे देंगे, विल कॉल दिस एज लेट अस से एबी। तो हमारे पास एक आर्क ऑफ वायर है एबी, ए बी, इसमें से एक स्टेडी करंट पास हो रहा है आई, इस वायर में से स्टेडी करंट पास हो रहा है आई। तो स्टेडी करंट इसमें से पास होगा, तो स्टेडी करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको किसी तो पॉइंट पे पूछा होगा, तो दे विल आस्क यू व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट। तो लेट अस से देयर इज सम पॉइंट ओ, देयर इज सम पॉइंट ओ, और इस ओ पॉइंट पे आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन दिस आर्क। तो ये पॉइंट है ओ, यहाँ पे आपको फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, बायोट सावर्ट लॉ। तो उसका सेकंड एप्लीकेशन है। सिर्फ ये जो पूरा थ्योरी टॉपिक है ना, जितना भी थ्योरी लिख के दिया मैंने, थोड़ा सा ये वहां पे जहां जहां पे इस टॉपिक में जहां जहां तुमको एरिया दिख रहा होगा ना, एरिया, वहां वहां आर्क कर देना, क्योंकि वो ऑटो करेक्ट आर्क को एरिया बना दिया। तो तुमको ये पूरे टॉपिक में एरिया का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जहां भी एरिया वर्ड आया मतलब वहां पे क्या है, आर्क है। तो नोट्स में एक छोटा सा टाइपो है, आर्क की जगह पे एरिया प्रिंट हुआ है, तो वहां पे एरिया नहीं आर्क आना चाहिए। गुड हो गया। तो अभी ध्यान दो यहाँ पे। तो व्हाट वी हैव इज वी हैव अ आर्क AB ऑफ वायर, और ये जो आर्क AB है इट इज बेसिकली subtending an angle theta at point O. So consider an arc of wire AB subtending angle theta at center O. Let I be the steady current passing through this wire, with a steady current passing through it. तो बायोट सावर्ट लॉ अगर तुमको अप्लाई करना है, तो बायोट सावर्ट लॉ हमको पूरे वायर का एक साथ मैग्नेटिक फील्ड देता नहीं है, फिर किससे देता है, स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वायर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में इमेजिन कर लेंगे। उसमें से फिलहाल हम लोग लेंगे सिर्फ एक एलिमेंट, और इस एलिमेंट का लेंथ है dl। क्या है, dl। सो इमेजिन the wire to be made up of large number of of infinitesimal मतलब small length, infinitesimal length elements, each of length कितना था एक का लेंथ, dl, each of length dl। Imagine one such element, imagine one such element। अब ये जो एलिमेंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपको पता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस एलिमेंट इज क्या था, dB इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई I dl साइन
साइन साइन साइन क्या, थीटा। व्हाट वाज थीटा? मैंने इसलिए बोला था कि रिवीजन आज करना पड़ेगा। व्हाट वाज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन length element and a line joining the center of the element to the point। ये लेंथ एलिमेंट है। लेंथ एलिमेंट के सेंटर से तुमने उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर तुमको फील्ड फाइंड करना है, वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया एलिमेंट, और इस लाइन में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अभी यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे हमने थीटा किसी और चीज के लिए यूज कर, हमें जानबूझ के किया है मैंने, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो ये जो थीटा है, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर, राइट। हमको जो वहां पे एंगल लगता है ना, उसको हम नाम चेंज कर देते हैं, उसको बोल देते हैं, लेट अस से अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट फील्ड। ये सेंटर ऑफ एलिमेंट आ गया कि ये सेंटर ऑफ एलिमेंट है। यहां से कहां तक जाएगा लाइन, कहां तक, जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है, कहां फाइंड करना है, ओ पे, राइट। तो ये लेंथ एलिमेंट है। लेंथ एलिमेंट और इस लाइन में कितना एंगल बनता दिख रहा है, 90। तो हमारे इस केस में अल्फा कितना है, 90। मतलब साइन अल्फा कितना आ जाएगा, 1। साइन 90 इज 1 ना, तो व्हाट इज dB, u0 बाय 4 पाई आई dl बाय r। आया, याद आया ये ऐसा कुछ फॉर्मूला, है ना, वेरी गुड, गुड। सिर्फ साइन अल्फा इज 1। अब मेरे को बताओ कि तुम टोटल ए बी ने कितना फील्ड जनरेट किया, वो कैसे फाइंड करते हो, इंटीग्रेशन। therefore therefore total field, of course magnetic field at point O is B equal to integration। ये छोटे छोटे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, dB। तो इंटीग्रेशन किसका, dB का। ये कहां से स्टार्ट हुआ था वायर, ए से कहां तक गया था, बी तक। तो B इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, dB। व्हाट इज dB, म्यू 0 आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। म्यू 0 बाय 4 पाई तो पक्का कांस्टेंट है, आई भी पक्का कांस्टेंट है। अभी सिर्फ रह गया आपका डिसाइड करना डीएल और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, क्यों ऐसा, क्योंकि तुम वो जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट, ये एलिमेंट तुम कहीं भी ले लो, मान लो, चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, तो फिर ये तो क्या आएगा, आर ही आएगा। तो ये याद रखना, ये सारे के सारे आर है सी, और अल्फा भी हर जगह पे 90 बनता है, करेक्ट, गुड। तो आर स्क्वायर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी आएगा इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर रह जाएगा डीएल। बट डू यू रिमेंबर व्हाट इज आर्क लेंथ, आर्क आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल। ये अगर आपका आर्क लेंथ है ना, डीएल है कि नहीं, आर्क लेंथ ये, हाँ। तो ये जो आर्क है आपका, आर्क डीएल, ये डीएल आर्क है, इसने जो एंगल सबटेंड किया उसको बोलेंगे डी थीटा। तो आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल, एंगल कितना है, डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। और लिमिट्स क्या थी, ए से बी। तो बी इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज डीएल। और जैसे ही तुमने इधर डी थीटा लिखा, तो लिमिट जो है ना वो ए और बी में नहीं है। व्हाट इज, हाउ मच इज द एंगल, 0। यहां तक जाते थे कितना हो गया, थीटा। तो इनिशियल एंगल कितना रहेंगे, 0, और फाइनल एंगल कितना रहेंगे, थीटा। तो बी इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर आर
इंटीग्रेशन डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा, एक आर गया, तो बी इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई I by R. What is integration of d theta? Theta from 0 to theta. So B equal to mu 0 by 4 pi I theta by R. This is the magnetic field due to current through arc AB. अब ये तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है क्योंकि CT JEE नीट अगर ये पता है तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे. What will be the magnetic field if I have, let us say quarter circle of arc. और क्वार्टर सर्कल में एंगल कितना बनता है? पाई बाय 2, 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री. तो यू विल पुट पाई बाय 2 हियर. तो म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर कैंसल एंड म्यू 0 आई बाय 8 आर बराबर. अगर आपको सपोज आर की वैल्यू दे दी और आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर पूछे, नंबर, राइट, सपोज बोल दिया रेडियस इज लेट अस से 2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितने लिखोगे? करंट मान लो 1 एम्पियर है तो 1/2 इंटू 10⁻⁻², पाई बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14 बाय हाउ कर लेंगे, जो है वो आएगा. व्हाट अबाउट हाफ सर्कल? पाई. 3 क्वार्टर्स 3 पाई बाय 2 और 4 क्वार्टर मतलब फुल सर्कल 2 पाई. तो फॉर अ फुल सर्कल magnetic field at the center of circle, ये इंपॉर्टेंट है. फॉर अ फुल सर्कल यू आर फाइंडिंग अ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? एट द सेंटर. फॉर अ फुल सर्कल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज, क्या लिखोगे जल्दी बोलो? 4 पाई आई बाय थीटा कितना होगा? 2 पाई बराबर. यस, 1 का एंड 2 का कितना आ गया? म्यू 0 आई बाय 2 आर. वेरी गुड. अब एक बात बताओ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस आर? म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर एंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल लूप म्यू 0 आई बाय 2 आर. तो ये दो अलग अलग केसेस है जो आपको वापस से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो उसको क्लियर कर लेते हैं. जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर आया ना, सिर्फ उसके लिए याद रखना बस. कितना होता है? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, बस इसके लिए याद रखना. अगर वायर है तो नीचे पाए है, अगर वायर है तो नीचे पाए है, अगर सर्कल है तो नीचे पाए नहीं है. तो म्यू 0 आई बाय 2 आर. हाँ, सिंपल, ऐसा याद रखना पड़ता है. तो यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि कहाँ पे हम लोगों का कोर मेमोरी बचेगा. नीचे स्ट्रेट लाइन है तो नीचे पाए है, सर्कल है तो नीचे पाए नहीं है, और सर्कल के सेंटर पे फाइंड करो, ये इंपॉर्टेंट. तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आर्क का केस, जिनका ध्यान नहीं था तो पे अटेंशन अगेन. हमारे पास एक आर्क है और इस आर्क का हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? एट द सेंटर, एट सम पॉइंट ओ, लेट अस से ओ पॉइंट पे. ये जो आर्क है ये ए से स्टार्ट हुआ, ये बी तक गया, इसने एंगल सबटेंड कर लिया थीटा. इसमें एक स्टेडी करंट है आई. जब भी करंट पास होगा वायर में से तो वो बी पॉइंट पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सॉरी ओ पॉइंट पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा. हमको फाइंड करना है बिकॉज यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, क्योंकि बायो-सैवर्ट लॉ हमको पूरे वायर का एक साथ फील्ड फाइंड करना हमको बताता ही नहीं. हमको क्या बताता है वो? फॉर स्मॉल एलिमेंट. तो हमने सबसे पहले इस वायर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से एक एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट ने कितना एंगल बनाया? डी थीटा.
ये एक एलिमेंट है आपका डीएल लेंथ का एक एलिमेंट। तो जब स्टेडी करंट आए इस डीएल लेंथ एलिमेंट से पास होगा तो वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल साइन अल्फा बाय आर स्क्वायर, where alpha is angle between center of the between element and line between center of element to the point, where alpha is angle between length element and the line joining center of the element to the point. ओके तो ये एंगल की बात चल रही है, कितना हो गया 90, तो अल्फा कितना है 90, तो साइन अल्फा कितना हो गया 1, तो डीबी क्या आ गया म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये एक एलिमेंट का है, तुमको टोटल फील्ड चाहिए। टोटल फील्ड होता है फ्रॉम इंटीग्रेशन, कहां से स्टार्ट होता है ए से, कहां तक गया था बी तक, डी बी। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल, लेकिन डीएल क्या है आर डी थीटा है, तो डीएल इज आर डी थीटा। इसमें से जो भी कांस्टेंट है वो तुम बाहर निकाल लो। तो b इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 पाई आई बाय आर, ये आर स्क्वायर और एक आर हो गया कैंसल, सिर्फ डी थीटा बचेगा। ए पे एंगल जीरो था, बी पे थीटा था, तो b इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। ये मिल गया आपको आर्क के लिए। अगर फुल सर्कल की फील्ड फाइंड करनी है सेंटर पे, ये इंपॉर्टेंट है ना सेंटर पे, तो थीटा कितना लोगे 1 एंड तो म्यू जीरो आई बाय डन। गुड। अभी अगला जो केस है वो मैं सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं और वो लेंदी है थोड़ा। अब हमको फाइंड करना है अगले केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें करंट है, स्टेडी करंट है आई, इसका रेडियस मान लेते हैं, कुछ तो वैल्यू होगी ए बोल देते हैं ए। इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है पी, लेट अस से ये जो पी पॉइंट है ये एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से। हमको इस पी पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तक तुमने पहले लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फील्ड फाइंड किया एट अ नियर पॉइंट, फिर तुमने फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ड्यू टू करंट थ्रू आर्क, राइट। अब तुमको फाइंड करना है और फिर फाइंड किया तुमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अब वापस तुम्हारे पास सर्कुलर लूप है लेकिन सेंटर पे नहीं फाइंड कर रहे हो, कहाँ फाइंड कर रहे हो एक्सिस पे, और एक्सियल, ये जो एक्सियल पॉइंट है इसका डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम सेंटर ओ, राइट। तो ऐसे केसेस में फील्ड कैसे फाइंड करते हैं वापस से बायो सेवर्ट लॉजिक लगेगा आपको, but that we will take in the next class.